हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफरेंट फॉर्म्स में इंटर कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड या सॉलिड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग एक बार उसे रिकैप करते हैं। हमने बात करी थी कि कोई सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करा जाता है तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते थे? मेल्टिंग या फ्यूजन। सिमिलरली जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे क्या बोलते थे? बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे तो क्या बोलते थे? कंडेंसेशन। और जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते थे तो इसे आप क्या बोलते थे? फ्रीजिंग। इन सारे के सारे प्रोसेसेस को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज हम लोग एक नए टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जरा समझते हैं इसको। देखिए लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। मतलब सिंपली हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? हिडन हीट बोल सकते हैं। हिडन हीट क्यों बोला, पहले समझते हैं कि लेटेंट हीट होते क्या है। सिंपली जब हम लोग किसी एक फिजिकल स्टेट को दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए हमारे पास सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म से अगर आप उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा करने के दौरान ये प्रोसेस तो हो जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस के होने के बावजूद भी उस दौरान जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, वो हीट एनर्जी सप्लाई करने के बावजूद भी टेम्परेचर में अगर कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता तो उस दौरान सप्लाई की जाने वाली हीट को ही आप क्या बोलने लगते हो? लेटेंट हीट बोलने लगते हो। अब देखो ये वाली जो हीट है वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही। सिंपली देखो जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है, लेकिन यहाँ पर हीट की सप्लाई करने के बावजूद भी फिजिकल स्टेट में सिर्फ चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। और जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो फिर हम लोग इस हीट को थर्मामीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, और जब थर्मामीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते मतलब वो हमें विजुअलाइज नहीं हो रही, और इसीलिए इसको क्या बोल दिया? हिडन हीट बोल दिया या लेटेंट हीट बोल दिया। सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of any substance but without change in temperature। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? देखो the heat energy which has to be supplied, the heat energy which has to be supplied to change the physical state to of a substance without change in temperature, without change in temperature is called latent heat। हमने क्या बोला है? जब कोई भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को आपने हीटअप करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए आइस थी, आपके पास क्या थी? आइस थी। कितने टेम्परेचर पे? -5 डिग्री सेल्सियस। आप इसे हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद ये -5 से किसमें कन्वर्ट होगी? आइस में। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी तो हीटअप हो गई, लेकिन अब अगर आप और हीटअप करेंगे इसको तो ये पहले कन्वर्ट होगी वाटर में। टेम्परेचर कितना रहेगा? 2 डिग्री सेल्सियस ही। इसको देखो हीट किया, हीट करने के बाद ये मेल्ट हो गई, मेल्टिंग हो गई ना।
ये कौन है सॉलिड, ये कौन है लिक्विड। फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज आया नहीं, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, जबकि फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया। तो इस दौरान जो आपने हीट सप्लाई करी होगी बिना टेम्परेचर में चेंज हुए फिजिकल स्टेट में चेंज करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही आप क्या बोलने लगते हो, लेटेंट हीट बोलने लगते हो। अगर वो लेटेंट हीट सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्जन के दौरान लगी है तो फिर वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहलाती है। और अगर वही बॉइलिंग या वेपोराइजेशन के दौरान लग रही हो तो फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। तो लेटेंट हीट की बात समझ में आ रही होगी। सिंपली क्या है, जब कोई सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं, और हीटअप करने के बावजूद भी उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा लेकिन फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाए, तो फिर हम लोग उस दौरान सप्लाई की जाने वाली हीट को ही क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। बात आती है कि फिर ये लेटेंट हीट गई कहाँ, ये हिडन किस फॉर्म में हो गई, ये टेम्परेचर को राइज करने में क्यों यूटिलाइज नहीं हुई। तो जो सप्लाइड हीट होती है वो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी भी टेम्परेचर को रेज नहीं करा पाएगी। हम लोग क्या बोलेंगे, द सप्लाइड लेटेंट हीट इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द सप्लाइड हीट या the supplied latent heat is used up, the supplied latent heat is used up in in overcoming the forces of attraction between the particles of a substance। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होंगे, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में ये हीट यूज हो जाती है, लेकिन कब, जब स्टेट में चेंज हो, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। तो जब भी फिजिकल स्टेट में चेंज होगा और उस दौरान अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि वो सब्सटेंस कंप्लीटली अपनी फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं कर लेगा। क्यों, क्योंकि देखो मान लो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, अब 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस थी, उसने आप उसको आपने हीटअप किया तो वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगी, और वाटर में कन्वर्ट होने के लिए उस सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करना पड़ेगा, और उनको ब्रेक करने में वो सप्लाई की जाने वाली एनर्जी यूज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता। एक और बात, इस एनर्जी के सप्लाई करने से, इस हीट के सप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। इट does not increase the kinetic energy of particles, hence not the temperature, hence not the temperature। लेटेंट हीट के सप्लाई होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो फिर टेम्परेचर में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बात और समझते हैं, मैंने एक बात बोली थी, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, इस कांच की मेजर बाय थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की हेल्प से हम लोग इसे मेजर भी नहीं कर सकते। तो सिंपली लेटेंट हीट क्या हो गई, ये वो अमाउंट ऑफ हीट हो गई जो सप्लाई करी जाएगी, लेकिन उस सप्लाई के दौरान टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, बट फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाएगी, तो उसे आप क्या बोलने लगोगे, लेटेंट हीट बोलने लगोगे। बेसिकली जो लेटेंट हीट है वो आपकी टू टाइप्स की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो नंबर 1 देखते हैं,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, सिंपली मैंने बोला था जब भी चेंज ऑफ स्टेट होगा, अगर लेटेंट हीट की बात कर रहे हो तो फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। तो मैं मेल्टिंग ऑफ आइस का एक एग्जांपल लेता हूँ और उसको लेकर के मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, during melting of ice there is no rise in temperature, there is no rise in temperature, टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीजमेंट या चेंजमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई जब भी आपकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा एट ए टाइम जब फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं वाटर को ले लिया मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पे और मैं कह रहा हूँ कि इसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने उसे हीट अप करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली वेपर बनना तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, तभी तो वो कंप्लीट चेंज स्टार्ट होगा उसका फिजिकल स्टेट में। तो तब उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या मेल्टिंग पॉइंट पे ऐसे टेम्परेचर पर पहुंच चुका है, कंप्लीट ट्रांसफर की बात है ना। चलिए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की भी बात कर रहे थे, पहले डेफिनेशन समझते हैं। तो ये क्या होगी, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि सप्लाई करी जाती है किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर में बिना कोई चेंज करे। मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कैसे डिफाइन करेंगे, the amount of heat which is required in joule to convert 1 kilogram of solid into liquid at its melting point without change in temperature is called latent heat of fusion। मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट बट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। जूल एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये वो मिनिमम अमाउंट है किसी भी एनर्जी का या हीट का जो कि आप सप्लाई करेंगे जिससे कि 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए बट टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। तो फिर उस दौरान चेंज होने वाली जो हीट है या रिक्वायर्ड हीट है उसे आप क्या बोल देते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हो। अगर आइस के लिए बात करें तो वैल्यू होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर के। इसका मतलब इट मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड require 3.34 into 10⁵ joule heat into liquid without change in temperature। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम सॉलिड है, या हम लोग बोल सकते हैं और बेटा 1 किलोग्राम ऑफ आइस है, उसको अगर आपको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर में बिना कोई चेंज लाए तो आपको 3.34 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि भाई अगर सॉलिड को लिक्विड में लेके आना है, समझ आ जरा, आइस को कन्वर्ट करना है वाटर में, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी,
3.34 इंटू 10⁵ जूल 1 किलो के लिए। इसका मतलब आइस की एनर्जी वाटर की एनर्जी से कम है। तो आइस को जब इतनी एनर्जी और सप्लाई करेंगे तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर बनेगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैविंग 3.34 इंटू 10⁵ जूल मोर हीट देन 0 डिग्री सेल्सियस आइस। बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आता है पहले उसकी बात करते हैं कि आखिर जब हम लोग इस सब्सटेंस को हीट अप कर रहे हैं और हीट अप करने पर टेम्परेचर चेंज होना चाहिए था, तो फिर टेम्परेचर चेंज हुआ क्यों नहीं? तो अगेन मैं सिमिलर बात बोलूंगा कि जब आपने इसे हीट अप किया होगा तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, उन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में वो एनर्जी कंज्यूम हो गई होगी। मतलब जो सप्लाइड हीट इज यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस by overcoming the force of attraction between the particles। तो हम लोग क्या बोलेंगे? supplied heat is used supplied heat is used in changing state of substance in changing the state of substance by overcoming the force of attraction between particles। Supplied heat is used in changing the state of solid substance। बेटर होगा ना, state of solid substance by overcoming the force of attraction between the particles। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट यूज हो जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। हैंस नो चेंज इन टेम्परेचर, और इसीलिए टेम्परेचर में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली आपने एक तो आइस ले ली, आपने क्या करा? आइस ले ली और आपने वाटर ले लिया। इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में से कौन ज्यादा कूलिंग करेगा या कौन मोर इफेक्टिव कूलिंग कॉज करता है? तो देखो भाई, हमने अभी अभी पढ़ा है 1 किलोग्राम ऑफ आइस को अगर आपको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 3.34 इंटू 10⁵। इसका मतलब लिक्विड वाटर के पास 3.34 इंटू 10⁵ जूल एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन कंपेयर टू द आइस। और जब एक्स्ट्रा एनर्जी है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा। तो फिर वो कूलिंग भी क्या करा पाएगा? कम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is more effective is more effective is more effective in cooling of a substance in cooling of a substance than 0 डिग्री सेल्सियस then water at 0 डिग्री सेल्सियस then water at 0 डिग्री सेल्सियस because for melting of every 1 kg ice we require additional 3.34 into 10⁵ joule of heat। We require 3.34 into 10⁵ joule of heat from the substance। किससे? किसी सब्सटेंस से। from the
सब्सटेंस, वो सब्सटेंस फॉर एग्जांपल उस आइस को मैंने पाम पे लिया, हथेली पे, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, तो वो मेरी बॉडी से हीट का क्या होने लगेगा, ट्रांसफर, और उस हीट को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करके अपने पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक करेगा और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। एंड cool the substance more effectively। सिंपली वापस से एक बार समझो, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने क्या करा, अपनी पाम पे 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस भी ली, 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर भी लिया। समझना जरा, 0 डिग्री सेल्सियस वाला मान लो वाटर, तो मैं मेरी बॉडी से कुछ हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब कर दिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाने लगेगा। जबकि अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस, तो पहले वो क्या करेगी, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट की फॉर्म में, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो इस लॉन्ग ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के दौरान टेम्परेचर कितना मेंटेन रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब भी चेंज इन स्टेट होगा तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फिर ज्यादा देर तक कूलिंग कौन करा पाएगा, आइस करा पाएगी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस या आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is more effective in cooling of a substance than water at 0 degree Celsius, because for melting of every 1 kilogram ice we require additional 3.34 into 10 to the power 5 kilogram sorry joule of heat from the substance, उस substance से जो जिसके ये कांटेक्ट में है, एंड कूल द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली, और उस सब्सटेंस को आसानी से या मोर इफेक्टिवली कूल कराने का। अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ लेटेंट हीट को यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब अब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। अगेन स्टेट में चेंज आ रहा है, तो स्टेट में चेंज आएगा तो फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मैं फिर से लिखूंगा, ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर there is no change in temperature। अगेन आप जब बॉइलिंग करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, जरा समझ, मैंने सिंपली क्या करा, एक बीकर लिया, बीकर को ट्राइपॉड के ऊपर रखा, ठीक है, एक गैस बर्नर लगाया, ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, एक लिक्विड भर दिया, इसको मैंने क्या करा, हीटअप कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, वेपर बनाएगा, ये वेपर बनाएगा। इसमें मैंने क्या करा, एक थर्मामीटर लगा वाटर में, ये आपका कौन है, थर्मोमीटर है। देखिए जैसे ही आप इसको हीटअप करना वाटर को स्टार्ट करेंगे, वाटर कुछ ना कुछ वेपर्स में हल्का फुल्का कन्वर्ट होना स्टार्ट, लेकिन आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही वाटर बॉईल करने लगेगा, तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब तक बना रहेगा जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा, आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन उस बॉइलिंग के दौरान तब तक ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है जब तक कि सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर भी चेंज इन स्टेट हो रहा है, और जब चेंज इन स्टेट होगा तो फिर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीजमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे लास्ट डेफिनेशन लिखी थी, द अमाउंट ऑफ हीट required in joule
convert 1 kilogram of liquid vapor किस टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 लिया, अल्कोहल 28 लेता, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर is called latent heat of vaporization। सिंपली हमने क्या बोल दिया, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि आप 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट। वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होती है। तो मैं लिखूंगा फॉर वाटर, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अगेन इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स 1 किलोग्राम ऑफ वाटर require 22.5 into 10⁵ joule of heat to convert into gaseous state without change in टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम वाटर को अगर आपको गैसियस स्टेट में लेके जाना है टेम्परेचर में बिना चेंज किए, तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, 22.5 जूल, 22.5 इंटू 10⁵ जूल ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगेन बात आती है कि फिर ये सप्लाई की जाने वाली हीट गई कहाँ, जब टेम्परेचर में कोई चेंज आ नहीं रहा तो फिर ये हीट गई कहाँ। तो फिर से मैं बोलूंगा कि जो सप्लाइड हीट है वो यूज हो जाती है स्टेट ऑफ द लिक्विड को चेंज करने में, किसके द्वारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके। तो देखो सप्लाइड हीट इज यूज्ड इन चेंजिंग liquid state of the substance, liquid state of the substance by overcoming the force of attraction between the particles of substance। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उस दौरान या उस काम में यूटिलाइज हो जाते हैं ये सप्लाई होने वाली हीट। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपकी स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जो वाटर वेपर है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका लिक्विड वाटर है, तो दोनों में से कौन ज्यादा बर्निंग सेंसेशन कॉज कराएगा, कौन ज्यादा बर्निंग कॉज कराएंगे। स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर। क्यों, क्योंकि देखो स्टीम के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, वाटर के। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न देन वाटर at 100 डिग्री सेल्सियस।
100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लिया, क्योंकि वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, या बोल सकते हैं तो बोथ आर एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिकॉज स्टीम कंटेन मोर हीट, बिकॉज स्टीम contain more heat in the form of latent heat। ये जो स्टीम होता है उसके पास हीट एनर्जी ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में, किसकी फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन द बॉइलिंग बॉइलिंग वाटर से किसके पास हीट ज्यादा होगी, वाटर स्टीम के पास। ये कितनी ज्यादा होगी, 22.5 इंटू 10⁵ जूल। तो हम लोग बोल सकते हैं, जब मान लो आपने क्या करा, कहीं भाप है, भाप पर हाथ लगा दिया या भाप हमारे स्किन के कांटेक्ट में आई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो जो स्ट्रीम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहां से हीट हमें ज्यादा, वहां से हीट सप्लाई होने लगेगी, हम एब्जॉर्ब करने लगेंगे। अब जब हीट सप्लाई होगी तो देखो, एक जगह तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला कौन है आपके पास, स्टीम है, और एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस वाला कौन है, वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर पे ज्यादा एनर्जी है, ये 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम पे कितनी ज्यादा है, 22.5 इंटू 10⁵ तो इतनी एनर्जी ज्यादा सप्लाई करेगा कौन, 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम, जिसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा बर्निंग सेंसेशन कॉज कराने का काम करेगा कौन, 100 डिग्री सेल्सियस वाला स्टीम। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने लेटेंट हीट के कंसेप्ट को समझा कि जो लेटेंट हीट है वो क्या है, एक हिडन टाइप ऑफ हीट है जो कि थर्मोमीटर की हेल्प से आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंपली ये वो हीट है जो आप सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रही। दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि जो भी सब्सटेंस है उसकी जब आप फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में ये हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। अगर वो मेल्टिंग के दौरान यूज हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, अगर वो बॉइलिंग के दौरान आ रही है तो फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी। अभी हम लोगों ने बात कर ली लेटेंट हीट के कंसेप्ट को लेकर के, जितना भी कंसेप्ट था लेटेंट हीट का, चाहे वो फ्यूजन का हो, वेपोराइजेशन का हो, मोर इफेक्टिव कूलिंग की बात हो, मोर सीवियर बर्न की बात हो, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब आज के टॉपिक पे बेस्ड आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ से करने हैं। पहला है, व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन थो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। हम लोग लगातार किसी भी आइस को हीटअप करते रहते हैं, फिर भी जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो उस मेल्ट होने वाली आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जबकि आप हीट रेगुलरली सप्लाई करते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इवन थो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। जो बॉइलिंग वाटर है उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जबकि हम लोग लगातार हीट को सप्लाई कर रहे होते हैं। तीसरा है, व्हिच कॉज मोर सीवियर बर्न, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, एंड व्हाई। ज्यादा बर्निंग कौन कॉज कराएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर या स्टीम, और